नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। भावना आज जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही भावना बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई बेसब्र इंसान खड़ा था। उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं था, इसलिए शायद डोरबेल पर उंगली रख कर हटाना भूल गया। जैसे ही भावना ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी ननद अनीता को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था सारा दिन घर पर आराम करेगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वो ननद के आने पर खुश हुई हो या उसके लिए आगे से आगे बढ़कर काम किया हो। नमस्ते ननद को बस नमस्ते किया और हाल में बिठाकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर अपने पति मनोज को कहा, चलो बाहर तुम्हारे कर्जदार आ गए हैं, जाओ जाकर उन्हें हैंडल करो। उसकी बात सुनकर मनोज हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसे कर्जदार? कौन कर्जदार? मैंने तो किसी से कर्जा नहीं लिया है, फिर कौन आया है? उसकी बात सुनकर भावना मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, अच्छा फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अरे दीदी आई हैं तो खुश होने की जगह ऐसी ऊट पटांग बातें क्यों कर रही हो? दीदी तुम्हारी हैं, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरा संडे बर्बाद करके पता नहीं क्या मिलता है। अभी आप बैठे क्या हो, जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मनोज खुश होते हुए बोला, अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुमने पानी वगैरह तो दिया ना उन्हें? तुम्हारी बहन है, तुम खुद कर लो, मुझे आराम करने दो। भावना आंखें तरेरते हुए बोली। मनोज उसके आगे कुछ कह नहीं पाया और सीधे कमरे से बाहर निकलकर बाहर आ गया। बाहर अनीता को बैठा देखकर मनोज उसके पास आया और उसके पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ, गुड़िया आज अपनी दीदी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठो जरा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर अभी आया। अनीता से कुछ नहीं कहा, जानती थी कि उसका आना भावना को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था। उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए हर महीने एक बार जरूर उससे मिलने आ जाती थी। अनीता 16 साल की और मनोज 11 साल का था जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी। माँ पापा की मौत के बाद ताऊ जी ताई जी ने तो रखने से मना कर दिया। आखिर नाना नानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी, पर वहाँ मामी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आए दिन घर में क्लेश मचा देती थी। घर का अधिकतर काम भी अनीता पर आ गया था। जैसे तैसे अनीता की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री तो थी नहीं, इसलिए सैलरी भी उतनी नहीं थी, पर जो भी था स्वाभिमान को बचाने के लिए काफी था। और बस एक सपना के अपने भाई को पैरों पर खड़ा कर दे। पर इधर तो उसकी मामी ने उसकी शादी की लगा दी। ऊपर से नानी भी चाहती थी कि उनके जीते जी अनीता की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें अनीता के लिए सुभाष पसंद आया और सुभाष के साथ उसकी शादी कर दी गई। सुभाष एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो एक मोबाइल कंपनी के टावर में काम करता था। इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सके। ऊपर से अनीता भी टीचर थे। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर मनोज की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई थी, वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहता था। इस दौरान नाना जी की भी मृत्यु हो गई। अब नानी तो खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई थी। ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता? ऐसे में अनीता ने मनोज की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। उसके लिए अनीता होम ट्यूशंस तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़े होते देखना था, इसलिए वो खूब मेहनत कर रही थी। पर उसे खुशी इस बात की थी कि सुभाष और उसके सास ससुर ने कभी उससे इसके लिए रोका नहीं,
बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण मनोज अपनी दीदी जीजा का बहुत सम्मान करता था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। मनोज 3 साल पढ़ लिख कर जूनियर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वहीं उसे अपने साथ काम करने वाली भावना पसंद आ गई और उसने भावना से शादी कर ली। भावना को अनीता का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ भावना और मनोज का अच्छा खासा पैकेज और कहाँ अनीता और उसके पति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं खाता था। ये बात अनीता भी अच्छे से समझ रही थी। इस कारण उसने धीरे धीरे मनोज के घर आना कम कर दिया। जब भावना और मनोज ने अपने नए फ्लैट का मुहूर्त किया, तब अनीता अपने साथ सुंदर बंधनवार लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्ते और अशोक के पत्तों के बंधनवार अपने हाथों से बनाकर लाई थी। खुशी खुशी वो उस बंधनवार को घर के मुख्य द्वार पर लगाने लगी तो भावना ने टोक दिया, ये आप क्या कर रही हो? इसे यहाँ क्यों लगा रही हो? अचानक भावना के टोकने पर अनीता एक पल के लिए बंधनवार लगाती लगाती रुक गई थी। फिर बोली, भावना, ये पत्तों के बंधनवार तो बहुत शुभ होते हैं, इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ मुहूर्त कार में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख संपदा, यश और शांति का वास हो। मैं नहीं मानती इन सब ढकोसलों को। आप दरवाजे पर ये सब ओल्ड फैशन वाली चीजें नहीं लगाएंगी। आपको अपना नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। भावना की बात सुनकर अनीता हैरान रह गई। पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ, आप ये सब क्यों कर रही है? समझ में आता है? कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती, सभी इसी लालच में ये सब करती रहती हैं। अनीता कुछ कहने को हुई, तभी उसका ध्यान सुभाष की तरफ गया। सुभाष ने इशारे से बंधनवार लगाने के लिए मना कर दिया। अनीता ने उन बंधनवारों को मन में सोचकर वापस अपने बैग में रख लिया। जब ये बात मनोज को पता चली तो दोनों वहीं रिश्तेदारों के सामने लड़ पड़े। ये देखकर अनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर भावना ने उस पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गए आपको तसल्ली। मेरे घर की शांति भंग करके मन को बड़ा सुकून मिला होगा आपको। क्या लेने के लिए आप ऐसी हरकतें करती हो? बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद सुभाष जी अनीता को लेकर घर आ गए। उस दिन के बाद सुभाष जी ने तो कभी भी उनके घर में कदम नहीं रखा, पर अनीता तो भाई के प्यार से बधी हुई थी, इसलिए अब महीने में एक बार ही आती थी। इतने में मनोज चाय बनाकर ले आया। अनीता ने चाय पी और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, वहां से रवाना हो गई। मनोज अभी दरवाजा बंद करके हटा ही था कि इतने में भावना ने आकर कहा, आज क्या लेकर आई है तुम्हारी बहन? यहाँ से दे दिए उसे पैसे। तुम्हारी सोच कितनी खराब है भावना। तुम्हें ये लगता है कि दीदी मुझसे लेने ही आती हैं, जबकि वो मेरे हाथ में से 10 रुपए भी लेती नहीं। अरे जिसने हमेशा मुझे दिया ही है, वो मुझसे क्या लेकर जाएगी? उसकी बात सुनकर भावना मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुम्हारी बहन पुराण हो गई तो जरा मुझे भी शॉपिंग करवा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे सोनू का मुंडन समारोह है, उसके लिए महंगे गिफ्ट तो लेकर जाऊंगी। मनोज ने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों शॉपिंग के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गए। भावना अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आ गई। अगले हफ्ते वो अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपने महंगे गिफ्ट के साथ पहुंची। मुंडन से पहले यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया था। भावना के मायके के रीति रिवाज के मुताबिक मुंडन में सोनू को अपनी बुआ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी। भावना सोनू के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर भी गई थी, लेकिन ये क्या,
उसकी भाभी ने अपने मायके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दिया। ये देखकर भावना ने कहा, भाभी मुंडन से पहले पूजन में भतीजा तो बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनकर ही बैठता है, फिर आपने अपने मायके वालों की ड्रेस क्यों पहना दी? ये सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे भावना, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मेरी मम्मी कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोनू को वो ड्रेस पहना दी। पर भाभी, रिवाज के मुताबिक तो सोनू को मेरी लाई हुई ड्रेस पहननी थी। मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस खरीद कर लाई हूँ। भावना, क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? माना कि तुम भी ड्रेस लेकर आई हो, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी की लाई हुई ड्रेस ही पसंद आई है। और रही बात तुम्हारी नेक की, तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर भावना हैरान रह गई और थोड़ी गुस्से में बोली, मैं ये सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही हूँ। ओह कमान भावना, जहाँ तक मुझे पता है नंदे ये सब नेक लेने के लिए ही करती हैं और हमेशा अपने मायके कुछ ना कुछ लेने ही आती हैं। उस दिन तुमने भी तो अपनी ननद से कहा था जब वो तुम्हारे फ्लैट के गृह प्रवेश में आई थी। भावना की भाभी तो ये बात कहकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चली गई, पर भावना ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई। आखिर उसकी भाभी ने गलत भी क्या कहा था? उसने तो उसे आईना दिखाया था। उस दिन उसकी ननद जिस जगह खड़ी थी, आज वो भी उसी जगह पर खड़ी है। सच है, कर्म लौट कर आते हैं। सच है, जब तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता, उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता है। भावना को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उस दिन के बाद से भावना एकदम बदल चुकी थी। इसलिए जब इस बार अनीता मनोज से मिलने के लिए आई तो भावना ने उसका अच्छे से स्वागत किया। ये देखकर अनीता के साथ साथ मनोज भी हैरान था, क्योंकि मनोज को तो नहीं पता कि भावना के मायके में क्या हुआ था, लेकिन दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। बाद में अनीता के चले जाने के बाद भावना ने मनोज से बताया कि उसके मायके में उसके साथ क्या हुआ था। मनोज यह सुनकर काफी खुश हुआ कि कम से कम भावना की सोच तो बदल गई और आज बहन का मायका आबाद जो हो गया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।